कोमल रसोई में खाना बनाने ही वाली होती है कि तभी वहां पर उसकी सास संध्या आ जाती है। अरे बहू, ये तो क्या कर रही है? अरे माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है ना, तो मैं सबके लिए खाना बना रही हूँ। वैसे तो मैं अपने मन का ही कुछ बनाने वाली थी, लेकिन अब आप आ गई हो ना, तो आप ही बता दीजिए कि सबके लिए मैं खाने में क्या बनाऊं। अरे नहीं बहू, अभी तो तेरी नई नई शादी हुई है और इन शादी की रस्मों में तो तू कितना थक गई होगी। इसलिए तू अभी कुछ भी मत कर और जाकर आराम कर। और रही बात खाने की, तो ये खाना मैं और तेरी ननंद बना लेंगे। अरे नहीं माँ जी, मेरे होते हुए आप लोग खाना क्यों बनाएंगे भला? मैं हूं ना, मैं बना लूंगी खाना, आप चिंता मत कीजिए। अरे बहू, मैं जानती हूँ कि तू खाना बना सकती है और तेरे होते हुए हमें कुछ करने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तू भी तो समझना, अभी अभी तेरी शादी हुई है और कुछ ही दिनों के बाद तुझे घर को तो संभालना ही है ना। इसलिए तुझे समझा रही थी कि अभी शुरुआती के दिनों में तुझे जितना आराम मिल सके उतना आराम कर ले तू। क्योंकि मैं जब भी शादी करके आई थी ना, तो कुछ ही दिन आराम था मेरा। फिर उसके बाद से लेकर आज तक मैं तो अपने ससुराल को ही संभाल रही हूँ। और इसीलिए मैं कह रही हूँ तुझे कि जितना हो सके उतना आराम कर ले। ठीक है माँ जी, आप तो मुझे अपनी माँ की तरह समझा रही हो, तो मैं भी आपकी बात जरूर मानूंगी। आप खाना बना लीजिए, लेकिन आपको अगर कोई मदद लगे तो मुझे बेझिझक होकर बताना, मैं आपकी मदद कर दूंगी। वैसे माँ जी, मैं आपकी सब्जी काटने में मदद कर सकती हूँ। अरे क्या तू भी बहू, एक बार में तू मेरी बात क्यों नहीं समझती? मैं कर लूंगी काम और तू जाकर आराम कर ले। फिर कुछ ही देर में खाना बन जाता है और सभी लोग खाने के टेबल पर आते हैं। अरे शीतल, जरा तेरी भाभी को भी खाना परोस। लेकिन खाने में तरी वाली सब्जी देखकर कोमल का तो मुंह बन जाता है। अरे बाप रे, ये तरी वाली सब्जी में पानी है या पानी में सब्जी? इसमें तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आलू, टमाटर, मिर्च, मसाला कुछ भी नहीं है इसमें। लगता है सिर्फ रंग वाला पानी दिया है। लेकिन अब मैं इसके साथ रोटी कैसे खा पाऊंगी? अरे भाभी, अब खाने को इस तरह से क्यों देख रही हो? खाने की शुरुआत करो ना। फिर कोमल जैसे तैसे एक रोटी खाकर उठती है। अरे बहू, तूने तो आज बड़ी जल्दी खाना खा लिया। अरे तूने तो बस एक ही रोटी खाई और उसमें ही तेरा पेट भर गया। थोड़ा अच्छे से खा लेती ना। अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मेरा अभी कुछ भी खाने का मन ही नहीं कर रहा। लेकिन क्यों भाभी, आपका कुछ खाने का मन क्यों नहीं कर रहा? अरे सबको खाना तो खाना ही चाहिए ना। और वैसे भी भाई ने मुझसे कहा था कि आप शादी से पहले तो काफी खाना खाती थी, फिर अब क्यों नहीं खाया आपने? हाँ, खाना तो मैं बहुत खाती हूँ, लेकिन अरे जाने दे बहू, इसे कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि ये तो बस तुझे तंग करने के लिए ये सब बोल रही है। अरे शादी की सारी रस्में एक हफ्ते पहले से शुरू हो जाती है। इस वजह से बाहर का तला भुना हुआ और मसाले वाला खाना सभी लोग खाते हैं और इस वजह से उनका पेट बहुत खराब होता है। इसीलिए शादी के बाद तो सबको हल्का और कम खाना ही अच्छा लगता है। और शायद बहू के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा और इसीलिए उसे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। कोई बात नहीं बहू, जा तू जाकर अपने कमरे में आराम कर। फिर अगली सुबह कोमल सबके लिए बिना तरी वाली सब्जी बनाती है। अरे बहू, सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, लेकिन इसमें तो तरी बिल्कुल भी नहीं है। तूने तरी वाली सब्जी क्यों नहीं बनाई? अरे पापा जी, ऐसे रोज रोज तरी वाली सब्जियां थोड़ी ना अच्छी लगती है, इसीलिए आज मैंने बिना तरी वाली ही सब्जी बनाई। लेकिन आपको क्या हुआ? ये सब्जी आपको अच्छी नहीं लगी क्या? अरे बहू, सब्जी तो ठीक ही बनी है, लेकिन जितनी सब्जियां तूने एक बार में इस्तेमाल की है ना, उतनी सब्जियों में तो मैं 3 टाइम का खाना बना सकती हूँ। और तो और इस सब्जी में तरी भी नहीं है।
लगता है तुझे सब्जियों का हिसाब किताब नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं। अगली बार से तू तर्री वाली ही सब्जी बनाना, और वो सब्जी मैं तुझे सिखाऊंगी। ठीक है माँ जी, मैं अगली बार से आप ही की पसंद की सब्जी बनाऊंगी। लेकिन आज का खाना आपको पसंद आया ना? हाँ बहू, अच्छा है खाना। लेकिन ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। फिर एक शाम कोमल अपनी सास के साथ बाजार चली जाती है। देख बहू, मैं अभी 1 पाव सब्जी लेने वाली हूँ। आलू प्याज ठीक रहेगा ना? अरे माँ जी, बस 1 पाव? अरे घर में खाने वाले हम 5 लोग हैं, और बस सबके लिए 1 पाव सब्जी। आखिर आप इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो माँ जी? 1 पाव सब्जी में तो कुछ भी नहीं होने वाला। अरे नहीं बहू, तेरे आने से पहले भी हमारा खाना 1 पाव सब्जी में बन जाता था। नहीं माँ जी, हम 1 पाव सब्जी नहीं लेंगे, बल्कि 1-1 किलो ही लेंगे। अरे खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाते, बल्कि उससे हमें ताकत भी मिलती है। बाजार में होने के कारण संध्या कोमल को कुछ भी नहीं कहती, और वो दोनों चुपचाप घर आ जाते हैं। फिर शाम होने पर कोमल सबके लिए बिना तरी वाली आलू गोभी की सब्जी बनाती है, और वो सभी लोग उसे बड़े ही चाव से खाते हैं। अरे वाह, क्या बात है! आज का तो सारा खाना सफाचट हो गया। लगता है आपको खाना कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। देखा ना माँ जी, मैं उस दिन भी आपसे कह रही थी कि सबको मेरे हाथ की बिना तरी वाली ही सब्जी अच्छी लगती है, लेकिन आप हो कि मुझे खामोखा मना करती रहती हो। अरे नहीं भाभी, हम सबको तो तरी वाली ही सब्जी पसंद है, लेकिन आपने तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रखा, तो अब हम भी क्या करें? इसीलिए जो मिल रहा है वही खाएंगे ना हम लोग। ये तुम क्या बोल रही हो शीतल? एक तो सारा खाना देखते ही तुमने खत्म भी कर दिया। रोज तो थोड़ा बहुत खाना बच भी जाता है, लेकिन आज तो उतना भी खाना नहीं बचा, और तुम हो कि ऊपर से मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो कि मैंने तरी वाली सब्जी क्यों नहीं बनाई। देख बहू, शीतल एकदम बराबर बोल रही है। हम सबको तो बस तरी वाली ही सब्जी पसंद है, तो फिर तू अपने मन की क्यों चलाती है? और कान खोलकर सुन ले मेरी बात, कल से मुझे तर्री वाली ही सब्जी चाहिए। कोमल को अपने घर वालों की कंजूसी साफ साफ दिखाई दे रही थी। फिर एक सुबह जब कोमल पोछा लगा रही होती है, तभी पता नहीं ये पोछा कौन से बाबा आदम के जमाने से लाया है। एक काम करती हूँ, मैं अभी माँ जी के पास जाती हूँ और उन्हें इसके बदले मुझे अलग पोछा देने के लिए कहती हूँ, क्योंकि इसकी हालत देख के ही पता चल रहा है कि ये पोछा तो अब किसी काम का नहीं रहा। फिर कोमल अपने सास के कमरे में जाती है। देखिए ना माँ जी, ये पोछा कुछ ज्यादा ही पुराना हो गया है, इसलिए अब हमें नया पोछा लेना चाहिए। अरे नहीं बहू, ये पोछा इतना भी पुराना नहीं हुआ है, लेकिन तुझे इसमें क्या दिक्कत हो रही है? अरे ये तो अभी बहुत चलेगा, 1-2 महीने तो तू इसमें आराम से निकाल सकती है। नहीं माँ जी, इसका चलने लायक तो असर दिख भी नहीं रहा, बल्कि ये पोछा तो लंगड़ा लूला अंधा और बहरा सब हो गया है, और अब तो ये खुद ही चीख चीख के कह रहा है कि भाई मुझे रिटायर कर दो, और इससे मेरा पोछा लगना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है बहू, रुक तू, मैं अभी आती हूँ। फिर संध्या उसे एक फटी पुरानी बनियान देती है। अब ये क्या है माँ जी? ये तो पापा जी की फटी हुई बनियान है ना, तो आप मुझे ये क्यों दे रही हो? मैंने आपसे पोछा मांगा है, तो अब मैं इस बनियान की सिलाई करूँ क्या? अरे नहीं बहू, ये बनियान ही तेरा पोछा है। अब नया पोछा लेने में कोई पैसे बर्बाद करता है क्या? उससे अच्छा तो यही होगा ना कि तू ये फटी हुई बनियान ही इस्तेमाल कर ले। उसी बहाने ये बनियान किसी काम तो आएगी, और लगे हाथ थोड़े पैसे भी बच जाएंगे। और देख बहू, अब इसके आगे तू मेरे साथ कोई बहस मत कर, और चुपचाप जाकर पोछा लगा। कोमल अब अपने ससुराल वालों को कुछ भी नहीं कहती। फिर अगले दिन जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं, तभी वापस बिना तर्री वाली सब्जी देखकर संध्या को बहुत गुस्सा आता है। ये क्या है बहू? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि तू ये बिना तर्री वाली सब्जी मत बनाया कर।
अरे हम सबको तो तर्री वाली ही सब्जी पसंद है, तो फिर तू अपनी मनमानी क्यों चला रही है? और हम लोगों की बातों की अहमियत है कि नहीं? ऐसी बात नहीं है माँ जी, मैं आप लोगों की बातें भी सुनती हूँ, लेकिन ये खाना भी तो मैं आप लोगों के लिए ही बना रही हूँ ना, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे भाभी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? हमें अच्छे से पता है कि आपको तर्री वाली सब्जी नहीं पसंद, और इसीलिए आप अपने लिए बिना तर्री वाली सब्जी बना रही हो, और वो सब्जी ना चाहते हुए हमें भी खानी पड़ रही है। तो इन सब में आप हमारे लिए क्या कर रही हो? अरे आप तो बस अपना ही पेट भर रही हो, लेकिन हमारा क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है शीतल, और मैंने खुद देखा है, जब भी मैं बिना तर्री वाली सब्जी बनाती हूँ तब आप सब लोग बड़े ही चाव से खाते हो, और इसीलिए मैं आप लोगों से डांट सुनने के बाद भी बिना तर्री वाली ही सब्जी बनाती हूँ, ताकि आप लोग उसे मजे लेकर खा सके। देख बहू, जब से तू इस घर में आई है ना, तब से हम लोगों के चैन सुख मजे धरे के धरे रह गए हैं। अरे तुझे मैंने लाखों बार समझा दिया होगा कि बिना तर्री वाली सब्जी मत बनाया कर, लेकिन तुझे तो मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती। लेकिन कोई बात नहीं, अब से तू खाना नहीं बनाएगी, क्योंकि अब से मैं और तेरी ननद खाना बनाएंगे, और घर के बाकी काम तू देख लेगी। लेकिन माँ जी, मैं तो इस घर की बहू हूं ना, तो खाना तो मैं ही बनाऊंगी ना, और मेरे होते हुए आप लोग खाना बनाओगे, ये थोड़ी ना अच्छा लगेगा। ये सब तुझे पहले सोचना चाहिए था बहू, लेकिन अब से तो इस घर में खाना नहीं बनाएगी। अब संध्या और शीतल मिलकर सारा तर्री वाला ही खाना बनाती है, जिस कारण कोमल खुद के लिए अलग से खाना बना ही नहीं पाती। फिर खाने के समय, अरे बहू, तू खाना क्यों नहीं खा रही? अरे ये भी कोई खाना है क्या माँ जी? तर्री वाली सब्जियों के नाम पर आपने तो बस पानी में सब्जियां डालकर दे रखी है, इसीलिए मुझे नहीं खाना ये खाना, आप ही खाओ इसे। इतना कहकर कोमल खाने के टेबल से उठ जाती है और वो बाहर जाकर खाना खाती है। अब ऐसे ही कई दिनों तक कोमल रोजाना बाहर ही खाना खाती है, जिस कारण उसके बहुत पैसे बर्बाद होते हैं और वो बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, मेरे तो कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। अगर ऐसे ही रोजाना चलता रहा तो मैं तो एक दिन कंगाल हो जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ तो करना ही होगा। अब कोमल अपनी सास के पास जाती है। अरे माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब से मैं आप सबके लिए तर्री वाली ही सब्जी बनाऊंगी, और आज से आपको रसोई में आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस तरह काम करते हुए देखकर मुझे सच में बहुत बुरा लगता है माँ जी, और इतने दिनों तक मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई, इसीलिए आई एम रियली सॉरी माँ जी। चलो अच्छा है कि आखिरकार तुझे अपनी गलती का एहसास हो ही गया। ठीक है बहू, आज से खाना तू ही बना दिया कर। फिर शाम के समय जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं, तब वहां पर दो तरह की सब्जी देखकर वो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अरे भाभी, आपने ये दो तरह की सब्जी क्यों बनाई है? अरे अब आप ही तो लोग कहते थे ना कि आप सबको तर्री वाली सब्जी पसंद है, इसीलिए मैंने आप सबके लिए तर्री वाली सब्जी बनाई। लेकिन मुझे तो बिना तर्री वाली सब्जी पसंद है ना, इसीलिए मैंने खुद के लिए बिना तर्री वाली सब्जी बनाई। खुद के ही बातों में फंसने के कारण वो लोग कोमल को कुछ भी नहीं बोल पाते। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है, और कोमल अब अपने लिए बिना तर्री वाली ही सब्जी बनाया करती है, और बाकी सबके लिए तर्री वाली सब्जी बनाती है। अरे बहू, मुझे भी थोड़ी सब्जी दे दे। जी पापा जी। अरे भाभी, अगर आप पापा को दे रही हो तो लगे हाथ मुझे भी थोड़ी सब्जी दे दो। हाँ हाँ, ये लो, मैंने किसी को मना थोड़ी ना किया है, जी भर के खाओ। ऐसे ही हर कोई अब कोमल से मांग मांग कर बिना तर्री वाली सब्जी खाता है। फिर एक शाम संध्या गुस्से में कहती है, अरे तुझे हमने कितनी बार मना किया है बहू, अरे ये तर्री वाली सब्जी हम बचत करने के लिए बनाते हैं, लेकिन तू है कि कुछ समझती ही नहीं। अरे क्या फायदा घर में दो अलग अलग तरह की सब्जी बनाने का?
अरे इससे तो और ज्यादा ही नुकसान हो रहा है। गैस का नुकसान हो रहा है, सब्जियां भी खत्म हो रही है, ऊपर से नमक मिर्च मसाले वो खत्म हो रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन माँ जी, ऐसी बचत का क्या फायदा जिसे घर के लोगों का पेट ही खुश ना कर पाए। अरे हम सब तो खाना खुशी के लिए खाते हैं ना, लेकिन आपका ये तर्री वाला खाना हमारे शरीर को लगता ही नहीं। अरे लेकिन महंगाई कितनी बढ़ गई है, उसका क्या करेगी तू? अरे तो फिर हम कमा भी तो इसीलिए रहे हैं ना, कि 2 रोटी चैन से खा सके। और अगर उन 2 रोटियों में स्वाद ही नहीं रहा तो क्या फायदा ऐसा खाना खाने का? देखिए माँ जी, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि मैं ये बिना तर्री वाली सब्जी जिंदगी भर बनाऊंगी। अरे मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि हफ्ते में 4 दिन बिना तर्री वाली सब्जी, तो बाकी के 3 दिन तर्री वाली सब्जी बना देंगे, और इन दोनों के कारण मुंह में स्वाद भी बना रहेगा। ठीक है बहू, शायद तू सही कह रही है। अगर हम दोनों तरह से सब्जी बनाएंगे तो हमारे मुंह में स्वाद भी बना रहेगा और राशन की भी बचत होगी। इस तरह से अंत में कोमल अपने ससुराल वालों को समझा ही देती है, और उस दिन के बाद से घर में तर्री वाली और बिना तर्री वाली सब्जी बारी बारी से बनाई जाती है। माहिरा की हाल ही में आहन के साथ शादी हुई होती है। उसके ससुराल में उसकी सास भानुमति भी रहती है। बहू, अरे ये क्या टीवी देखती बैठी है तू? चल जल्दी से घर के काम निपटा ले, तब तक मैं खाना बना देती हूँ। दोनों साथ मिलकर सारे काम करेंगे तो जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि आज शाम को पानी जाने वाला है, फिर सीधे कल ही आएगा। ओफो माँ जी, आप भी ना बहुत दिमाग खाती रहती हो। मैं कल कर दूंगी ना सारे काम आराम से। आप रसोई का काम कर लो और बाकी का काम शाम से पहले हो जाएगा। अरे बेवकूफ लड़की, तुझे ना सिर्फ सारे काम खत्म करने हैं, बल्कि कल सुबह तक के लिए पानी भी भर के रखना है। और ये सारे काम तेरे मायके वाले आकर करेंगे क्या? मैंने कहा ना माँ जी, मैं कर लूंगी सारे काम टाइम से। अब आप जाइए यहाँ से और मुझे टीवी देखने दीजिए। फिर भानुमति वहां से चली जाती है। फिर 2 घंटे के बाद, हाँ यार, वो वाली ड्रेस मुझ पर बहुत अच्छी लग रही थी ना? हाँ, वो मैंने चौक के पीछे खुले हुए नए शोरूम से ली है, बहुत महंगी है। अरे ओ महारानी, हुआ कि नहीं तेरा टाइम पास खत्म? अब थोड़ा काम भी कर ले। मैंने सारा खाना भी बना दिया है, और अब शाम के 4 बज रहे हैं और 6 बजे पानी जाने वाला है। अरे माँ जी, आप निश्चिंत होकर मंदिर जाइए, मैं 6 बजे के पहले सारे काम कर दूंगी। तुझ पर तो मुझे रत्ती भर का भी भरोसा नहीं रहा। शादी के बाद पहले हफ्ते में ही तूने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है। खैर, कर देना सब ठीक से, आती हूं मैं। इतना कहकर भानुमति मंदिर चली जाती है। फिर जब वो 6 बजे वापस लौटती है, तब भी माहिरा ने एक भी काम किया नहीं होता, और वो अभी तक अपनी सहेली से ही बतिया रही होती है। बहू, मैंने तुझे कहा था ना 6 बजे पानी जाने वाला है, लेकिन फिर भी तूने कोई काम नहीं किया। अरे नहीं, माफ कीजिए माँ जी, वो सहेली से बात करते करते वक्त कब बीत गया मुझे कुछ भी पता नहीं चला। अब मैं कुछ नहीं जानती, कहीं से भी पानी मंगवा और पूरे घर की सफाई कर, फिर तेरे पैसे जाए या कुछ भी हो, मुझे कुछ नहीं पता। क्या? हाँ, इसी से तुझे सबक मिलेगा, वरना तो सुधरेगी नहीं। फिर माहिरा को ढेर सारे पैसे देकर पानी मंगवाना पड़ता है, और वो सारा काम भी करती है। फिर एक दिन, अरे बहू, ये क्या कर दिया तूने? और तू इतनी बेअकल कैसे हो सकती है भला? ये सब्जी चख कर देख, इसमें तो कोई स्वाद भी नहीं है। अगर जरूरी मसाले डालेगी ही नहीं तो सब्जी अच्छी कैसे बनेगी? चल, अब फिर से इसे बना दे, और वैसे ही बनाना जैसे मैं तुझे बोलूंगी। पर माँ जी, आप मेरा काम क्यों बढ़ा रही हो? अब इसी सब्जी में नमक मिर्ची डालकर खा लो ना इसे, मैं बाद में आपसे सीख लूंगी। नहीं बहू, अरे तुझे क्या लगता है तू जो भी खिलाएगी हम वो सब चुपचाप खा लेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला।
चल फिर से सब्जी बना दे। अब माहिरा बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे फिर से सब्जी बनानी पड़ती है। गुजरते दिनों के साथ साथ माहिरा अपनी सास से बहुत परेशान होने लगती है। देखो माहिरा, माँ बुरी नहीं है, वो तो बस तुम्हें सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है ताकि तुम ना तो सिर्फ एक अच्छी बहू बन सको बल्कि एक अच्छी इंसान भी बन सको। पर आहान, वो हर काम में मुझे रोकती टोकती है। 1 घंटे से ज्यादा टीवी भी नहीं देखने देती। बाहर जाओ तो मेरे साथ चली आती है। अब तुम ही बताओ, मेरी चिड़चिड़ नहीं होगी तो क्या होगी फिर? अरे लेकिन इन सब में गलत क्या है? 1 घंटे से ज्यादा टीवी देखना सही नहीं है। और रही बात हर जगह तुम्हारे साथ आने जाने की, तो तुम्हें खरीदारी करनी बिल्कुल नहीं आती। इसलिए हर जगह तुम्हारे साथ माँ आती है और वो हर काम में तुम्हें इसीलिए रोक टोक करती है ताकि तुम अपनी गलतियों को सुधारो। और वो हर काम में तुम्हारी मदद भी तो करती है ना। हाँ हाँ, वो तो है। ये तो मेरी बात समझने से रहा। इससे कुछ बोलकर फायदा नहीं है। फिर एक सुबह, बहू, अरे ओ बहू, चल उठ जा। अरे माँ जी, अभी तो सिर्फ 6 बजे है और मैं तो 7 बजे उठती हूँ। फिर सोने दो ना मुझे। देख बहू, आज से तू भी मेरे साथ सुबह के वॉक पर चलेगी। तू दिन भर बस एक ही जगह पर पड़ी रहती है और ऐसे ही रहेगी तो तेरी तबीयत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए तुझे शरीर को हिलाना बहुत जरूरी है। नहीं माँ जी, दिन भर कम अत्याचार नहीं करती आप मेरे साथ। कम से कम आप सुबह तो बख्श दो। मैं तेरी भलाई के लिए ही तुझ पर अत्याचार करती हूँ। चल अब ज्यादा मुंह मत चला और मुंह हाथ धोकर मुझे गेट पर मिल। अरे यार, अब माहिरा को ना चाहकर भी जल्दी उठकर भानुमति के साथ वॉक पर जाना पड़ता है। और भानुमति का ये बर्ताव माहिरा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। बस बहुत हुआ, अब तो मुझे अपनी सास से छुटकारा पाकर ही रहना है। वो मुझे अपने तरीके से रहने ही नहीं देती। बहू हूँ, अपनी सास के गुलाम नहीं। और अब तो मैं माँ जी को इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। फिर रात में देखो ना हन, माँ जी ने आज भी मुझसे कितना सारा काम करवाया। मुझे अपनी सहेली के पास जाना था, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। आखिर इतनी बेरहम वो कैसे हो सकती है? अरे माँ, अब बार बार इसे इतना चिल्लाती क्यों रहती हो? अगर आपकी सहेली एडमिट होती तो आप पहले घर का काम संभालती या उसे देखने जाती? बताइए। अरे ओ जोरू के गुलाम, अपनी बीवी की बातों में मत आ। ये झूठ बोल रही है। मैंने इसकी और इसकी सहेली की बातें सुनी है आज। इन दोनों का तो पार्टी में जाने का प्लान बन रहा था। हे भगवान, क्या माँ जी आप भी? मैं झूठ बोल रही हूँ या आप बोल रहे हो? महान, ये बस हम दोनों में फूट डालने के लिए ये सब कर रही है और कुछ नहीं। मुझे तो अब इस घर में रहने का भी बिल्कुल मन नहीं करता और ऐसे लगता है कि मैं किसी कैद खाने में आ गई हूँ। अरे झूठी और मक्कार तो तू है, तो मुझे क्या बोल रही है? बस कीजिए माँ, आप कुछ ज्यादा ही बोलती हो माहिरा को। अरे वो बेचारी सुन के लेती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे कुछ भी बोलती रहो। वाह बेटा वाह, तू अब इसकी साइड लेकर मेरे साथ झगड़ा करेगा क्या? तुझे नहीं पता कि ये कैसी है। मैं इसके अच्छे के लिए इसके साथ गुस्से से पेश आती हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसे ढील दे दी तो ये पूरे घर को बर्बाद करके रख देगी। देखा ना हन, कैसे बोल रही है माँ जी। बस करो माँ, और कितना सुनाओगी आप इसे? इस तरह आहन भानुमति को चुप करा देता है। चलो अच्छा हुआ, और अब मैं इसी तरह आहन और उस बुढ़िया के बीच में फूट डालूंगी और इसे यहाँ से रफा दफा कर दूंगी। ऐसे ही एक रोज, अरे माँ जी, आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए आज के काम आप ही कर दो ना। क्या? अरे ये क्या कह रही है तू? अभी 30 मिनट पहले ही तो तू फुदक फुदक कर नाच रही थी, तो अब क्या हो गया तुझे? अरे माँ जी, अभी 10 मिनट पहले ही मेरा पैर मुड़ गया है और मैं झूठ थोड़ी ना बोलूंगी आपसे। रहने दीजिए, मैं कर लूंगी सारे काम।
आप जैसा निर्दयी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। सच में माँ जी। अरे चल चल, ज्यादा बकवास मत कर लूंगी मैं सारे काम। फिर भानुमति घर के सारे काम करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद में जब वो माहिरा के कमरे के बाहर सफाई कर रही होती है, तभी वो उसकी बातें सुन लेती है। अरे हाँ बाबा, मैंने अपनी सास को झूठ बोला है, पर अब आज का सारा काम वो खुद से ही करेगी। इसका मतलब इसने मुझसे झूठ बोला। मुझे तो पहले से पता था। अभी मैं आहान को फोन करके बुलाती हूँ। फिर भानुमति आहान को कॉल करके घर पे बुलाती है और माहिरा का सच बताती है। क्या? अरे आप क्या बोल रहे हो माँ जी? हद है। आहान, मेरा विश्वास करो, मेरा पैर सच में मुड़ा है, इसीलिए बहुत दर्द हो रहा है। मैंने माँ जी को सारे काम करने के लिए क्या कह दिया? इन्होंने फिर से तुम्हारे और मेरे बीच झगड़े लगाने की कोशिश की। अरे माँ, माहिरा आखिर झूठ क्यों बोलेगी? अरे तो फिर मैं झूठ बोलूंगी क्या? देख बेटा, तेरी ये बीवी एक नंबर की नालायक है। फिर तू इसे मान या ना मान। बस बहुत हो गया आहान। अब मैं हर रोज अपनी बेइज्जती नहीं सहन करके लूंगी, और अब मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। आपको मुझसे तकलीफ है ना माँ जी? फिर चली जाती हूँ मैं ये घर छोड़कर। क्या? ऐसा मत करो माहिरा, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब माँ जाएगी, वो भी सीधे गाँव। आहान, मुझे ऐसा लगा था कि आप जितना मुझसे प्यार करती हो, उतना ही प्यार मेरी बीवी से भी करोगी, लेकिन आपने इसके साथ ठीक नहीं किया है माँ। और अब आप गाँव जाइए, वहीं पर आप सही से रह पाओगी, और यहाँ पर हमें सुकून से रहने दीजिए। आहान की ये बातें सुनकर भानुमति अब हैरान रह जाती है, और आहान उसे गाँव भेज देता है। आखिरकार मुझे अपनी सास से छुटकारा मिल ही गया। उस बुढ़िया ने तो मेरा जीना दुश्वार करके रख दिया था, लेकिन अब तो मैं अपनी मन की मालकिन हूँ, और मुझे यहाँ पर रोकने टोकने वाला कोई नहीं रहा। फिर एक दिन, अरे आहान, अब माँ जी तो यहाँ पर नहीं है, तो तुम ही मेरे साथ राशन लेने चलो ना। नहीं माहिरा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि आज मुझे बहुत जरूरी काम है। क्या? फिर माहिरा को खरीदारी करने अकेले ही जाना पड़ता है, जहाँ उसे भावतोल करने नहीं आता, और उसका बिल बहुत ज्यादा बन जाता है। अगर यहाँ पर माँ जी होती तो वो बराबर लड़ झगड़ कर पैसे कम करवा देती, लेकिन मुझे तो वो बिल्कुल नहीं आता, और इसमें मेरे कितने सारे पैसे चले गए, और मैंने एक्स्ट्रा का सामान भी भर लिया। माँ जी रहती तो वो सबसे पहले लिस्ट बनाती, फिर खरीदारी करने निकलती। उनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। फिर एक सुबह आहान के ऑफिस जाने के बाद माहिरा दिन भर बस आराम ही फरमाती है, और शाम होने पर उसे बहुत पछतावा होता है। अरे नहीं, सीरीज देखते देखते तो मेरे 6 घंटे कब बीत गए, मुझे कुछ पता नहीं चला। अब आधे घंटे में आहान यहाँ पर आता ही होगा, और उसके कपड़े प्रेस करके रखने हैं, क्योंकि उसे पार्टी में जाना है। मैंने तो उसके लिए खाना भी नहीं बनाया, उसे नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना, और अब तो मुझे खाना भी बनाना होगा। बाप रे, जब माँ जी यहाँ पर थी तब वो दिन रात डांट कर मुझसे सारे काम करवाती थी, और तब मेरी लाइफ एकदम सही चल रही थी, लेकिन अब सब कुछ बिगड़ते जा रहा है। भानुमति पहले माहिरा को काफी मदद भी करती थी, लेकिन अब अकेले सारा काम करते समय माहिरा को भानुमति की बार बार याद आती है। फिर एक दिन जब घर पर आहान के बॉस और उनकी वाइफ आती है, तभी, हे भगवान, ये सोफे पर तो कितनी धूल मिट्टी है, मेरे सारे सफेद कपड़े खराब हो गए। हाँ आहान, तुम्हारी बीवी घर को ठीक से साफ नहीं करती क्या? हर जगह पर कितनी गंदगी फैली हुई है, और तो और घर में एक अजीब सी बदबू भी आ रही है। अरे नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, वो दरअसल। जाने दो आहान, हम निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि हमसे यहाँ पर और नहीं रुका जाएगा। लेकिन मैम, सर। आहान अब गुस्सा हो जाता है। तुम्हें हो क्या गया है माहिरा? तुम्हारे कारण आज मेरी प्रमोशन की बात अधूरी रह गई, वरना आज तो सर को मैं मना ही लेता।
अरे तुम्हारे कहने पर मैंने माँ को गांव भेज दिया, लेकिन तुम ही कोई काम ठीक से नहीं करोगी तो कैसे चलेगा। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ अपनी जगह पर बिल्कुल सही थी, क्योंकि तुम तो दिन भर आराम करती हो और दिन खत्म होने पर तुम्हारी आंखें खुलती है। हाँ हान, मुझे भी अब यही लग रहा है कि सारी गलती मेरी ही है, क्योंकि जब यहाँ पर माँ जी थी तो वो मुझे गुस्से से समझा कर ही सही, लेकिन मुझे एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करती थी और मैंने ही उनके बर्ताव को गलत समझ लिया। उनके खौफ से मैं हर तरह से सक्षम बन जाती, लेकिन उनके गांव जाने के बाद मुझे डांटने वाला कोई नहीं रहा, इसीलिए मैं और बिगड़ती चली गई। अरे तुम्हारी वजह से ही मैंने अपनी माँ को उल्टा बोला। माफ कर दो आहान, माँ जी कभी गलत नहीं थी। मैंने ही तुम दोनों के बीच में दरार लाई, और उस दिन तो सच में मैंने पैर मुड़ने का नाटक किया था। और माँ जी ने यह भी सच बोला था कि मैं अपनी सहेली के साथ पार्टी में जाने वाली थी, और वो हॉस्पिटल की बात झूठ थी। क्या? हाँ हान, मैं जानती हूँ कि मैंने जो भी किया है वो माफी के लायक बिल्कुल नहीं है, पर मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे सुधरने का एक पहला और आखिरी मौका दे दो। मुझे सब कुछ ठीक करना है, और प्लीज आहान, माँ जी को गांव से वापस लेकर आओ। चलो शुक्र है, देर से ही सही, लेकिन तुम्हारी अकल तो ठिकाने पर आई। अब माहिरा के वापस कहने पर आहान भानुमति को गांव से शहर बुला लेता है, और माहिरा उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। रहने दे बहू, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तो सुधरना चाहती है, और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैंने तुझे माफ कर दिया। शुक्रिया माँ जी। इस तरह धीरे धीरे ही सही, लेकिन माहिरा वाकई में सुधर कर अपनी सास के साथ खुशी से रहने लगती है। रात के कुछ 12:30 बज रहे होते हैं, और पूरे शहर में धुआंधार बारिश हो रही होती है, और ऐसे में विराट फटाफट गाड़ी चलाते हुए घर की ओर जा रहा होता है। अरे हाँ मम्मी, आप और कंगना मेरी चिंता मत करो, मैं बस कुछ ही देर में घर पहुंच जाऊंगा। रोज का रास्ता तो पानी से भर गया है, इसीलिए मैं दूसरे रास्ते से आ रहा हूँ। यहाँ की सड़कें साफ है। लेकिन तभी अचानक से उस सुनसान रास्ते पर उसकी गाड़ी के आगे एक लड़की आ जाती है, जिसे देखकर वो गाड़ी रोक लेता है और अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। अरे ये क्या, अभी अभी तो वो लड़की यहीं पर थी, फिर अचानक से कहां पर गायब हो गई? साहब। मम्मी, तुम यहाँ पर? साहब, मुझे अपने साथ ले चलो साहब, मेरे पीछे 2 शराबी गुंडे पड़े हैं। क्या? हाँ साहब, मेरा नाम मोहिनी है और मैं अपने भाई और भाभी के साथ रहती हूँ, लेकिन 2 दिन पहले मेरे भाई की मौत हो गई, जिसके बाद मेरी भाभी ने मुझे घर से बेघर कर दिया और मेरा अब कोई ठिकाना नहीं रहा। इस गरीब लाचार की मदद कर दो साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे भगवान, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। हाँ साहब, इसीलिए कह रही हूँ, मुझे सहारा दे दीजिए। चाहिए तो मैं आपके घर पर नौकरानी बनकर काम करूंगी, लेकिन मुझे बस अपने साथ ले चलिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अकेली रही तो इस तूफानी मौसम में मेरे साथ वो दरिंदे कुछ गलत ना कर बैठे। अरे नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो और चलो मेरे साथ, बैठ जाओ गाड़ी में। फिर विराट मोहिनी को घर ले आता है और उसे देखकर विराट की बीवी कंगना और उसकी माँ गरिमा चौंक जाती है। अरे ये कौन है? हाँ विराट, कहाँ से लाए हो इसे? और इसका होलिया तो देखो, कितनी भीगी हुई है ये। अरे कंगना, वो। फिर विराट उन दोनों को सब कुछ विस्तार से बताता है। मेम साहब, बड़ी मेम साहब, आप लोग बस मुझे यहाँ पर रहने दो, मैं यहाँ का सारा काम कर लूंगी, और आप चाहो तो मुझे उसके पैसे भी मत देना, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ पर रहने दीजिए। अरे हम ऐसे कैसे अनजान पर भरोसा कर ले, और हमें क्या पता कि तुम कहाँ से आई हो?
जो बोल रही हो वो सच भी बोल रही हो या नहीं? मेम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे बस काम चाहिए और साथ में रहने को छत। साहब, बड़ी मेम साहब, कुछ तो दया कीजिए। अरे रहने दो ना मम्मी। और कंगना, ये बेचारी मुसीबत में है, और अगर हमने इसे गलत समझकर ऐसे ही जाने दिया और इसके साथ कुछ बुरा हो गया तो तब क्या करेंगे हम? हाँ बहू, विराट बेटा सही कह रहा है। मोहिनी, तू यहाँ पर रह सकती है, लेकिन तुझे सारे काम करने होंगे। लेकिन उसके बदले में तुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है बड़ी मेम साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कल से जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है, फिर रख लेते हैं इसे। अब मोहिनी उस घर में ही रहने लगती है। फिर अगली सुबह, मेम साहब, बाप रे, अरे मैं तो डर ही गई ना। पागल पागल हो गई हो क्या? माफ कीजिए मेम साहब। अरे कितनी डरावनी आवाज है तुम्हारी। अरे मेम साहब, मैं तो बस नाश्ता बनाने जा रही थी और मैं तो आपसे ये पूछने आई थी कि दूध वाला दूध कब तक देकर जाएगा। अरे दूध वाला तो दूध देकर भी गया होगा, दरवाजे पर ही रखा होगा। ठीक है मेम साहब। अब कंगना और गरिमा दोनों मोहिनी से बहुत काम करवाती है। वैसे माँ जी, इस मोहिनी के आने के कारण हमें घर में एक मुफ्त की नौकरानी मिल गई है और हमारे पैसे भी बच गए। हाँ बहू, अब तू और मैं आराम से रह सकते हैं। हाँ माँ जी, खास करके मैं। हाँ हाँ, वो तो है। लेकिन मम्मी जी, आपको ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगी क्या? इसकी आवाज, इसके हंसने का तरीका और बाकी सब कुछ। हाँ बहू, थोड़ी सी अजीब तो है, पर हमें क्या, हमें बस अपना काम होने से मतलब है। गरिमा और कंगना देखती है कि मोहिनी सारा काम एकदम फटाफट से कर देती है। मेम साहब, मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं और दोपहर का सारा खाना भी बना दिया है। अब क्या करूं? अरे इतनी जल्दी ये सारे काम कर भी दिए तुमने? हाँ मेम साहब। जिन कामों को करने के लिए 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, तूने उन्हें केवल आधे पौने घंटे में ही कर दिया। वाह, ये तो गजब ही हो गया। धन्यवाद बड़ी मेम साहब। अब तुम जाकर थोड़ा आराम करो, फिर मैं तुम्हें काम बताती हूँ। ठीक है मेम साहब। फिर मोहिनी वहां से चली जाती है। मम्मी जी, देखा आपने, इसने सारे काम कितनी जल्दी कर दिए। ये तो बहुत ही ताज्जुब वाली बात है ना? कंगना बहू, तू ना कुछ ज्यादा ही दिमाग दौड़ा रही है। अरे कुछ कुछ नौकरानियां होती है फुर्तीली। छोड़ ना, इतना क्या सोचना है उसमें। फिर एक दिन जब घर पर पूजा के लिए पंडित जी आते हैं, तभी, अरे मोहिनी, सारा खाना तैयार तो है ना? हाँ बड़ी मेम साहब। चलो बढ़िया है। मोहिनी, तुम भी हमारे साथ पूजा में शामिल होना, ठीक है ना? नहीं साहब, मैं पूजा में शामिल नहीं हो पाऊंगी। क्या? लेकिन क्यों मोहिनी? दरअसल मैं नास्तिक हूँ साहब, और मैं भगवान में विश्वास नहीं रखती। इसीलिए पूजा के दौरान मैं छत पर चली जाऊंगी। छत की सफाई को वैसे भी 2 घंटे लगते हैं। ठीक है मोहिनी, अगर तुम नास्तिक हो तो हम तुम्हें पूजा में शामिल होने के लिए जबरदस्ती नहीं करेंगे। कंगना और गरिमा को मोहिनी की नास्तिक वाली बात अटपटी लगती है। फिर अगली सुबह गरिमा और कंगना अखबार में कुछ ऐसा पढ़ती है जिसके बाद उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या? हे भगवान, ये देख कंगना, इस अखबार में क्या लिखा है कि मोहिनी त्रिवेदी नाम की लड़की 5 दिन पहले ही मर चुकी है। क्या? फिर कंगना वो अखबार पढ़ने लगती है। भाई की मौत से परेशान होकर बहन मोहिनी ने कर ली आत्महत्या। मरने से पहले छोड़ गई चिट्ठी। ये तो मोहिनी ही है। इसका मतलब हमारे घर पर मोहिनी का भूत आया है। बाप रे, मैंने कहा था ना आपको माँ जी, वो बहुत अजीब है। हाँ बहू, अभी मुझे भी बहुत डर लग रहा है। इसीलिए उसने पंडित जी के सामने आने से मना कर दिया और इसीलिए वह जल्दी काम कर पाती है।
ये सब उसकी भूतिया शक्तियों के कारण होता है। कंगना और गरिमा दोनों बहुत डर जाती है और विराट के घर आने पर वो अखबार वो उसे भी दिखाती है। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? देखो विराट, मानो या ना मानो, लेकिन ये एक भूतिया नौकरानी है। हाँ बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। नहीं मेम साहब, मेरा विश्वास कीजिए, ये सब सच नहीं है। मैं कोई भूतनी वूतनी नहीं हूँ, मैं तो एक इंसान हूँ। अरे झूठ मत बोल तू, और हम तुमसे कोई डरते वरते नहीं है। तुझे तो हम खत्म करके ही रहेंगे। अरे अगर तू एक इंसान है तो अभी तक जिंदा कैसे है तू? इस अखबार में साफ साफ लिखा है कि तूने आत्महत्या की है, चिट्ठी छोड़ी है तूने घर पर। अरे तू तो 4 दिन पहले ही मर चुकी है। ये देख, इसमें तेरी ही फोटो है ना? हाँ मेम साहब, ये मेरी ही फोटो है, लेकिन अखबार में जो भी लिखा है वो सब झूठ है। ये सब मेरी भाभी का किया धरा है। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और अब लोग उन्हें बुरा ना समझे, इसीलिए उन्होंने मेरे मरने की झूठी खबर छपवा दी। और वो आखिरी चिट्ठी भी उन्होंने ही लिखी होगी, और अब सबको ये बता रही है कि वो चिट्ठी मैंने लिखी है। शायद मोहिनी सही कह रही है माँ, ये भूत वूत कुछ नहीं होता। अरे अगर ऐसा ही है तो ये उस दिन पंडित जी के सामने क्यों नहीं बैठी और ये सारे काम फटाफट से कर लेती है? एक इंसान इतनी जल्दी काम नहीं कर सकता बेटा, मान ले मेरी बात। ये एक भूतनी है। अरे मम्मी, इसने बताया तो था ना कि ये एक नास्तिक है, फिर भी आप वही बात लेकर बैठी हो। और मेम साहब, मैं तो बचपन से ही इतनी फुर्तीली हूँ, इसलिए मैं सारे काम फटाफट अच्छी तरह से कर लेती हूँ। मैं आप दोनों से कह रही हूँ ना, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं इंसान ही हूँ। विराट गरिमा और कंगना की कोई बात नहीं मानता। फिर एक दिन, मेम साहब, आज मुझे बुखार आया है, इसीलिए मैं थोड़ा ही काम कर पाऊंगी। आप भी मेरी थोड़ी मदद कर देना। क्या? अरे चुप बैठ, ये सारे नाटक है तेरे। चल अभी जाकर काम कर, और तेरे ये नखरे तेरे पास ही रख। बड़ी मेम साहब, आप इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? मैं कह रही हूं ना, मुझे सच में बुखार है, पूरा बदन तप चुका है मेरा। अच्छा, देखो तो जरा, आखिर कितना तप चुका है तेरा बदन। फिर गरिमा मोहिनी को छूने की कोशिश करती है कि तभी तुरंत मोहिनी पीछे हो जाती है। अरे नहीं नहीं, आप मुझे मत छुइए, मुझसे दूर ही रहिए। क्या? अरे लेकिन तू हमसे दूर क्यों भाग रही है? क्योंकि अगर आप दोनों मेरे इर्द गिर्द रहे ना, तो आप दोनों को भी बुखार हो जाएगा। इसीलिए अब मैं जा रही हूँ। आज के सारे काम मैं ग्लोव्स और मास्क पहनकर ही करूंगी। फिर मोहिनी वहां से चली जाती है। भूतनी कही कि हम दोनों अभी अभी मंदिर से आए हैं, इसीलिए डर कर पीछे हट गई। हाँ मम्मी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसे ही एक रात जब कंगना वॉशरूम में जाने के लिए उठती है, तभी उसे मोहिनी के कमरे से भूतिया आवाज सुनाई देती है। नहीं छोड़ूंगी, इन लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगी। हे भगवान! ये आवाज सुनकर कंगना के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। फिर अगली सुबह वो ये बात विराट को बताती है। देखो विराट, मैं और मम्मी जी झूठ क्यों बोलेंगे? अरे हमें तो उल्टा एक मुफ्त की नौकरानी चाहिए। हम उसे क्यों ही निकालेंगे यहाँ से? हमारी बात मान लो विराट, वो सच में एक भूतनी है। कल रात को उसके कमरे से यह आवाज, और उस दिन उसका हमें छूने ना देना, ये सब बातें काफी है बेटा। अरे अब तो समझ जा। हाँ विराट, हम आज ही तांत्रिक बुलाएंगे। हाँ बहू। अरे मम्मी, आप दोनों सच में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ये भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होता है, इसीलिए खामखा उस बेचारी को भूतनी कहना बंद करो। इतना कहकर विराट वहां से चला जाता है। फिर उसी रात जब विराट घर पे देर से आता है, तभी
अरे यार, लाइट चली गई। कितना अंधेरा है यहाँ पर। अब तो दरवाजा खटखटाना होगा। मम्मी, कंगना, मोहिनी। लगता है सब घोड़े बेचकर सो चुके हैं। बारिश की आवाज के कारण इन्हें कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। फिर विराट पीछे के दरवाजे से घर में घुसता है कि तभी वो देखता है कि मोहिनी वहां हाथ में मोमबत्ती लिए उसी के पास आ रही है। आमीजे तुम्हार, तुझे तुम्हार, आमीजे तुम्हार। मम्मी, ये तो सच में भूतनी है। उसे देखकर विराट बुरी तरह डर जाता है और वो वहां से भाग जाता है। और वो अगली सुबह ही घर पर आता है और पिछली रात जो भी हुआ वो सारी बातें वो गरिमा और कंगना को बताता है। तो क्या हम तुम्हें फारसी भाषा में कह रहे थे क्या? अरे पहले ही हमारी बातों पे विश्वास किया होता तो आज ये नौबत आती ही नहीं। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो, लेकिन अब हम उसका खात्मा करके ही रहेंगे। हाँ बेटा। कंगना बहू, जल्दी से तांत्रिक बाबा को फोन करके बुला ले। हाँ मम्मी, मैं अभी फोन लगाती हूँ। फिर तांत्रिक बाबा को बुलाया जाता है जो मोहिनी को बांध देते हैं और अपनी हवन विधि शुरू करते हैं। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय नमः। दुष्ट भूतनी, खत्म हो जा। क्यों परेशान कर रही है सबको? खत्म हो जा। अरे साहब, मैं कह रही हूं ना कि मैं एक इंसान ही हूं। बंद कीजिए ये सारा तमाशा। अरे आप तो कुछ बोलिए। मैं कोई भूतनी वूतनी नहीं हूं। छोड़ दीजिए मुझे। अरे चुप हो जा, आज तो तेरा सर्वनाश होकर ही रहेगा, भूतनी कही की। मोहिनी अपनी बातें जारी रखती है और इधर तांत्रिक भी अपनी सारी विधि पूरी करता है, लेकिन उसके बाद भी मोहिनी पर उसका कोई असर नहीं होता। गरिमा जी, मैंने अपने सारे मंत्रों का उच्चारण कर दिया है और विधि का नतीजा यही है कि ये नौकरानी एक मामूली इंसान ही है और ये कोई भूतनी नहीं है। क्या? देखा, मैंने कहा था ना आपको। फिर आप सबको ये करने की क्या जरूरत थी? लेकिन बाबा, ऐसे कैसे हो सकता है? हमें तो सारे संकेत मिले हैं जो यही साबित करते हैं कि यह एक भूतनी है। हाँ बाबा, हमने तो इसके कमरे से भूतनी की आवाज भी सुनी है और ये किसी को अपने बदन को छूने भी नहीं देती। हाँ बाबा जी, और तो और कल रात को ये भूतनी बनकर पूरे घर में घूम रही थी और भूतिया गाना भी गा रही थी। अरे नहीं साहब, मैं दरवाजा खोलने के लिए उठी थी तब लाइट चली गई थी, इसलिए मैंने हाथ में मोमबत्ती ली थी और मैं गाना भी बस बेवजह ही गा रही थी। मैंने कुछ दिनों पहले ही भूतिया फिल्म देखी थी और बड़ी मैम साहब, मेरे कमरे से भूतनी की आवाज आई थी, लेकिन वो कोई मेरी आवाज नहीं थी, बल्कि वो आवाज तो मेरी फोन से आई थी। मैं रोज रात को भूतिया फिल्में देखना पसंद करती हूँ। और रही बात ना छूने देने की, तो मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि अगर आप दोनों मेरे इर्द गिर्द रहोगी तो आप दोनों को भी बुखार हो सकता है। अब इतना सब बताने पर भी आप लोग मेरी कोई बात नहीं मान रहे। ये सारी बातें सुनकर उन तीनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। माफ कर दे बेटी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ मोहिनी, हमने तुझे भूतनी समझकर बहुत परेशान किया है। मुझे भी माफ कर दो मोहिनी। हम तीनों ने बिना सोचे समझे बातों को अपनी तरफ से कुछ और ही माना और उसका नतीजा ये सब निकला। अंत में मोहिनी उन तीनों को माफ कर देती है और उस दिन के बाद से वो चारों एक खुशहाल जीवन जीते हैं।